नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों, डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? दोस्तों, आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया। थोड़ा दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करेंगे दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो 1983 में इस सिद्धांत को दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। दोस्तों, इन्होंने शुरुआत में जो बुद्धियाँ बताई वो 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। इनिशियल स्टेज में 7 प्रकार की बुद्धियों को इन्होंने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट दोस्तों इन्होंने 2 बुद्धियों को और ऐड कर दिया था, और वो 2 बुद्धियाँ कई बार दोस्तों पूछी गई हैं कि वो 2 बुद्धियाँ कौन सी हैं जो इन्होंने ऐड करी थी बाद में। तो दोस्तों याद रखना है, नैसर्गिक बुद्धि यानी प्राकृतिक बुद्धि को इन्होंने बाद में जोड़ा था, प्राकृतिक बुद्धि। और दोस्तों एक बुद्धि और थी जिसको हम जानते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि इन्होंने बाद में जोड़ी थी, 2 बुद्धियों को इन्होंने बाद में ऐड किया था। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। और दोस्तों इन्होंने कहा कि हार्वर्ड गार्डनर, यस दोस्तों, इन्होंने कहा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकी पढ़ सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत में बताया था कि बुद्धियां जो होती, प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने कहा कि किसी मस्तिष्क के किसी एक भाग में क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो दोस्तों इसीलिए इनका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के अंदर कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। अगर कोई एक अंग प्रभावित हुआ है, बुद्धि का कोई एक अंग प्रभावित हुआ है, तो वह ही केवल प्रभावित होगा। जैसे दोस्तों यदि किसी व्यक्ति, इन्होंने जो बुद्धियां दी हैं उसमें इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, संगीतक बुद्धि है। इस प्रकार टोटल 9 बुद्धियां बताई हैं। तो एक शरीर के किसी एक भाग में जो क्षति हुई है तो उसकी भरपाई जो है केवल एक ही अंग करेगा जो उससे संबंधित होगा। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आइए दोस्तों ऑप्शन को टटोलते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। दोस्तों सम समूह यानी कि एक जैसे समूह होंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे? नहीं दोस्तों, डाइवर्सिटी में बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बात करेंगे बी ऑप्शन की, अबोध। दोस्तों यहाँ पे अबोध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होमोजीनियस होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों नहीं, आपको ये भी ऑप्शन होमोजीनियस से कट जाएगा। छात्र असहिष्णुई होते हैं, नहीं दोस्तों, छात्र सहिष्णुई होते हैं, असहिष्णुई नहीं होते। ये भी ऑप्शन गया। और लास्ट ऑप्शन बचा है आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। दोस्तों बच्चे बहुस्तरीय अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को अलग अलग स्तर पर जाकर के बच्चों को सिखाए, क्योंकि क्लास में जो होती है डाइवर्सिटी होती है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा तेज सीखता है। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वह अलग अलग स्तर पर बच्चों को शिक्षण कार्य करे। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे दोस्तों इसको। यस दोस्तों, आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इसको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको उचित विकल्प चुनना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं इसको। प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? बात क्लियर हो गई दोस्तों। यानी कि इन्होंने कहा है कि प्याजे का जो जीन प्याजे का विकास सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? विकास के बारे में इन्होंने कहा है बताना है आपको। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीन प्याजे ने क्या कहा, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका विकास भी वैसे वैसे
होता जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसका विकास भी कैसे होगा, बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इसके अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये रहा आपका विकास और ये रही आयु। जैसे जैसे बच्चे का आयु बढ़ेगी वैसे वैसे विकास का ग्राफ भी बढ़ता चला जाएगा। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका एक कोट है वो भी याद रखना है आपको। इन्होंने कहा बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये कोट भी किसने दिया है, ये कोट जो है पियाजे के द्वारा ही बोला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने बच्चे की एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। यानी कि दोस्तों इन्होंने कहा कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी जो है वह वर्ग नहीं बना पा रहा है। दोस्तों एक बच्चा है वह वर्ग को बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरा हीरा यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के यह अनुमान लगाया। फ्रेंड्स एक टीचर है, उसने देखा कि एक बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह डायमंड भी नहीं बना पाएगा, वह डायमंड भी नहीं बना पाएगा, इस तरीके से वह डायमंड भी नहीं बना पाएगा। तो ये किस पर अनुमान लगा करके उन्होंने सोचा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास जो होता है दोस्तों वो क्रम से होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका ए इज द राइट आंसर। कैसे दोस्तों समझाते हैं। यदि वह बच्चा वर्ग नहीं बना पाएगा तो वह डायमंड कैसे बनाएगा, क्योंकि वर्ग बना लोगे तभी ही डायमंड बना पाओगे। इस प्रकार से ही तो डायमंड होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से डायमंड होता है, तो जब वर्ग नहीं बनाना आता है तो डायमंड भी नहीं बना पाएगा। इसलिए कहा कि विकास जो है क्रमिक होता है। जिस प्रकार एक और उदाहरण लेकर को इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चे को आ नहीं लिखना आता है तो वह आम नहीं लिख पाएगा ना, क्योंकि विकास कैसे होता है, क्रमिक होता है। पहले वर्णमाला सीखेगा तब वह शब्द सीख पाएगा ना। तो दोस्तों आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सामाजिकरण से, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण दोस्तों क्या होता है। समाज में जब बच्चा जन्म लेता है और वह लोगों को वहाँ पर भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखता है, और वह उन लोगों को कार्य करते हुए देखता है, तो वह उन लोगों से उन गुणों को ग्रहण कर लेता है। या हम सिंपल भाषा में कहें कि सामाजिक गुणों को ग्रहण करना ही सामाजिकरण कहलाता है। तो दोस्तों सामाजिकरण का अर्थ समझ पाए होंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, उसमें क्या निहित रहता है। तो आइए देखते हैं। आइए ऑप्शन ए बालात अधिगम चिंतन समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार हो सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अंतःक्रिया करता है किससे, सामग्री से, जो भी वहाँ पर सामग्री रखी होती है विद्यालय में, और जिससे वह बच्चा क्या करता है, सामाजिक भूमिकाओं को, सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है। यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने सामाजिकरण को एक्सप्लेन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहित अर्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। फ्रेंड्स नहीं निकाला जा सकता है। आप नहीं को अंडरलाइन करिएगा। नहीं दोस्तों एग्जाम में छूट जाता है और हम पॉजिटिव आंसर देके चला जाते हैं, इसलिए हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों नहीं वाला निगेटिव आंसर हमको देना है। तो जीन पियाजे ने किस पर बात नहीं की है, इस बात को आपको बताना है कौन सा अर्थ नहीं देता है। बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल इस पर इन्होंने बात की है। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति पर, इस पर भी दोस्तों इन्होंने बात की है। व्यक्तिगत भेदों के बारे में इन्होंने बताया है कि बच्चे जो होते हैं भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। खोजपूर्ण अधिगम, इस पर भी इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है दोस्तों, बच्चे को फ्री रह करके स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे को सीखने देना चाहिए, उस पर डंडाबाजी करके हमें नहीं सिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपका रहेगा, और जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसके बारे में इन्होंने बात नहीं की है, तो हमें नहीं वाला बताना था दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? याद रखना है दोस्तों, ये सिद्धांत जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास की अगर जब भी बात करते हैं हम तो कोहल वर्ग को याद किया जाता है दोस्तों। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास में इन्होंने 3 चरणों को बताया था दोस्तों, याद रखना, इन्होंने 3 चरणों को बताया और जो उपचरण है वो 6 उपचरण हैं। 3 चरण और 6 उपचरण हैं, इनको ध्यान रखना है, पूछा गया है। आइए दोस्तों देखते हैं नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपको बताना है। आइए चलते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम ये नहीं है दोस्तों। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सभी परिस्थितियों के लिए समान दिया है। और यही सिद्धांत, यही जो नियम है दोस्तों, ये जो रूल है, यही रूल आगे जा करके इनको भारी पड़ गया। यही इस सिद्धांत की दोस्तों कहें तो नेगेटिव पॉइंट बन गया जा करके। तो यही नेगेटिव पॉइंट बना आगे जा करके। तो दोस्तों याद रखना है कि सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समान परिस्थितियों, सभी परिस्थितियों में इनके जो नैतिक चरण हैं वो सुचारू नहीं हो सकते। ये नेगेटिव पॉइंट बना इनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको भरना है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। यानी छात्र और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से, अध्यापक और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से परस्पर ग्रहण करते हैं। क्या पारंपरिक जो रूढ़िवाद धारणाएं हैं वो अध्यापक केंद्रित, रचनात्मक, या फिर डी ऑप्शन सामाजिक रचनात्मक? दोस्तों पारंपरिक चीज़ों को ग्रहण करना सीखते हैं, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा। रचनात्मक हो सकता था, लेकिन इससे हमारे पास बेस्ट आंसर पड़ा हुआ है सामाजिक रचनात्मक। यानी हम टीचर्स और बच्चे मिलकर के सामाजिक चीज़ों को सीखते हैं और रचनात्मक तरीके से सीखते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आइए, आई थिंक दोस्तों बात क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। प्रगतिशील शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा की बात की है इन्होंने। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, दोस्तों आपको बता दें प्रगतिशील शिक्षा जोर देती है हस्तलिखित, हाथ से करके सीखने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा जोर देती है कि बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाएं, वैसी शिक्षा दी जाए जो उसके भविष्य के लिए, आगे उसके भविष्य के लिए उसको मजबूत करे। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताना है कि समान शैक्षिक अवसर से प्राय अभिप्राय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसी शिक्षा पाएं जो उसके लिए अनुकूलतम हो, बच्चे के लिए अनुकूलतम हो, ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऐसी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानी जाती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्याजे के द्वारा कम आंका गया है? यानी प्याजे ने उस पर कम बात की है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अनुवांशिकता पर दोस्तों इन्होंने बताया है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे को प्रभावित करते हैं, तो इस पर बिल्कुल बात की है। सामाजिक अंतःक्रिया इन्होंने दोस्तों बताया है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही चीज़ों को ग्रहण करता है। समाज से अंतःक्रिया करके ही बच्चा चीज़ों को सीखता है और बड़ा होते होते उसकी जैसे एज बढ़ती है उसी प्रकार उसकी संज्ञानात्मक विकास भी होता जाता है। बात करेंगे दोस्तों अहम केंद्रित भाषा और विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अहम केंद्रित भाषा, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमें नहीं वाला बताना था, कम आंका गया है, कम वाला बताना है। तो सामाजिक अंतःक्रिया पर इन्होंने कम बल दिया है, अनुवांशिकता पर बल दिया है, अहम केंद्रित भाषा पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चा अपने बारे में जो सोचता रहता है उसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। वहीं विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, इस पर बल दिया है। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे तो वाइगोत्स्की महोदय इसको बात करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में वाइगोत्स्की महोदय ने बात की है। तो
तीन ऑप्शन इसके हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।